रात का समय है, साल है 1821 का और समुद्र के बीचों बीच एक वीरान द्वीप। हवाएं तेज चल रही हैं, आसमान में काले बादल हैं और एक अकेला आदमी जेल की खिड़की से बाहर समुद्र की तरफ देख रहा है। और ये इंसान दुनिया का कभी सबसे ताकतवर इंसान हुआ करता था, लेकिन आज दुनिया का सबसे अकेला इंसान यही है। नाम है नेपोलियन बोनापार्ट और ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया पलट दी लेकिन अपनी किस्मत नहीं पलट पाया। मेडिटेरेनियन सी के बीच एक छोटा सा द्वीप नाम था कोर्सिका। 1768 में इस द्वीप को फ्रांस ने कब्जा कर लिया और अगले ही साल इस द्वीप पर एक लड़के का जन्म हुआ। इसका नाम रखा गया नेपोलियन दी बोनापार्ट। उसे जन्म से ही आउटसाइडर बुलाते थे। नेपोलियन को पढ़ाई करने के लिए फ्रांस भेज दिया गया और उस वक्त उसकी उम्र केवल 9 साल थी। उसे ठीक से फ्रेंच बोलना भी नहीं आता था। उसका एसेंट अलग था, उसका पहनावा अलग था और उसकी पर्सनालिटी अलग थी। फ्रांस के बच्चे उसे जंगली कॉर्सिकन बुलाते थे। सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसकी हाइट पर, उसके एसेंट पर और उसकी गरीबी पर। नेपोलियन पूरी तरह से अकेला था, उसके कोई दोस्त नहीं थे और उस समय सिर्फ किताबें ही उसकी दोस्त थीं। उसने पढ़ना शुरू किया इतिहास, जंगें और महान योद्धाओं की कहानियाँ, और एक इंसान ने इतिहास में उसे बहुत प्रभावित किया। वो इंसान था अलेक्जेंडर द ग्रेट। नेपोलियन हर दिन खुद से कहता कि अगर अलेक्जेंडर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और यहीं से पैदा हुई उसकी एम्बिशन और आगे चलकर यही एम्बिशन धीरे धीरे उसकी ऑब्सेशन बन गई। देखिए, बात है 1789 की। फ्रेंच में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुकी थी। हर तरफ आगजनी मची थी। फ्रांस की जनता राजा और रानी के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। पूरा देश अराजकता में डूब चुका था और यही वक्त था जब या तो आप मर जाते हो या तो महान बन के निकलते हो। और नेपोलियन ने दूसरा रास्ता चुना। साल आया 1793 का और नेपोलियन के लिए एक बहुत बड़ा मौका भी आता आया, सीज ऑफ टाउलोन के रूप में। टाउलोन फ्रांस का ही एक शहर था जो रेबल्स और ब्रिटिशर्स के हाथों में चला गया था। नेपोलियन एक डेयरिंग प्लान बनाता है, रिस्क लेता है और उसकी योजना सही होती है और फ्रांस टाउलोन को जीत जाता है। उसने शहर जीत लिया, वो भी सिर्फ 24 साल की उम्र में। वो सेना में जनरल बन गया, इतिहास का सबसे युवा जनरल। अब नेपोलियन को इटली भेज दिया गया, लेकिन उसे दी गई एक भूखी थकी हुई सेना, कम रिसोर्सेज और कमज़ोर मोराल। लेकिन नेपोलियन अपने साथियों से कहता है कि माना तुम्हारे पास खाना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। और फिर होता है एक चमत्कार। नेपोलियन ने बिजली की रफ्तार से जंगें स्टार्ट कर दी और एक के बाद एक वो जीतता चला गया। और देखते ही देखते पूरी इटली गिर गई और यहीं से सैनिक उसे भगवान मानने लगे। और आगे चलकर उसने ऑस्ट्रिया, प्रूसिया और स्पेन भी जीत लिए। धीरे धीरे पूरा यूरोप घुटनों पर आ गया। अब नेपोलियन इजिप्ट पर हमला करता है और ये हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक साइंस मिशन था। नेपोलियन अपने साथ साइंटिस्ट लेकर गया था और उन्होंने वहाँ पर ढूंढे कई प्राचीन सीक्रेट्स। लेकिन ब्रिटिश नेवी उसके फ्लीट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और उसकी सेना बुरी तरह से इजिप्ट में फंस जाती है। यहाँ पर नेपोलियन का असली चेहरा पहली बार दुनिया के सामने आता है कि वो दिल से कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं था। वो केवल सत्ता और ताकत का भूखा था। ठीक वैसे ही जैसे आजकल के पॉलिटिशियंस हैं। वो अपनी सेना को पीछे छोड़कर फ्रांस भाग गया क्योंकि वो जानता था फ्रांस में पावर खाली है और उसे किसी को भरना होगा। साल आया 1799 का। नेपोलियन ने सरकार गिरा दी और खुद रूलर बन गया। और 1804 में जब पोप ने उसे किंग एक्सेप्ट किया तो उसने एक ऐसा कारनामा किया जो आपके होश उड़ा देगा। साल था 1804 का। कोरोनेशन सेरेमनी चल रही थी। पोप मौजूद था क्राउन लेकर। सभी इंतजार कर रहे थे कि कब पोप किंग को क्राउन पहनाएंगे। लेकिन तभी नेपोलियन आगे बढ़ता है और पोप से क्राउन छीनकर खुद अपने सर पर पहन लेता है। यह सीधा मैसेज था कि मैं कोई चुना हुआ किंग नहीं हूँ, मैं खुद को बनाता हूँ किंग ऑफ फ्रांस। अब पूरा यूरोप उससे कांप रहा था। नेपोलियन अनस्टॉपेबल बन चुका था। हर देश उससे हारने लगा। पूरा यूरोप उसके सामने झुक गया। आखिर साल आता है 1812 का। नेपोलियन एक निर्णय लेता है और ये उसकी ज़िंदगी का सबसे गलत निर्णय था। उसने रसिया पर चढ़ाई कर दी। वो 6 लाख की सेना लेकर बिना कोई प्रॉपर प्लानिंग के रसिया फतह करने के लिए निकल पड़ा। और 6 लाख की सेना इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी पैदल सेना मानी गई। लेकिन रसियंस ने लड़ाई ही नहीं लड़ी। वो पीछे हटते गए, शहरों को जलाते हुए, सप्लाईज जलाते हुए, रसद जलाते हुए। और जब नेपोलियन मास्को पहुंचा, शहर खाली था। और फिर शुरू होती हैं सर्दियां, -30 डिग्री सेल्सियस वाली। और 6 लाख में से सिर्फ 1 लाख सैनिक ही वापस लौट सके। और ये अपने आप में एक डिजास्टर था। अब पूरा यूरोप एक हो गया। सब नेपोलियन के खिलाफ थे। वो हार गया था। उसे देश से निकाल दिया गया। उसे एक छोटे से आइलैंड, एल्बा आइलैंड पर भेज दिया गया मरने के लिए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों। नेपोलियन कुछ ही दिनों में उस आइलैंड से भाग जाता है और पहुंचता है फ्रांस। वहाँ के लोग उसे देखते हैं और जब आर्मी उसे पकड़ने आती है तो वो कहता है अपने राजा को शूट कर दो। लेकिन किसी ने गोली नहीं चलाई। एक बार फिर
सेना उसके बहकावे में आ जाती है और वो फिर से राजा बन जाता है। 100 दिन तक वापस उसने फिर से राज किया, सब उसके साथ हो गए थे और ये इतिहास का सबसे फिल्मी कमबैक माना गया। 1815 में नेपोलियन एक बार फिर जंग का हिस्सा बनता है। ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई थी, वाटरलू की फेमस लड़ाई। पूरा यूरोप उसके खिलाफ हो चुका था। ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, रसिया ये सब नेपोलियन को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन वो काफ़ी स्मार्ट था। उसने सोचा कि अगर मैं एक साथ इन सब से लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा, क्यों ना मैं एक एक करके इन सब को हराऊं। और वो हमला करता है ब्रिटिशर्स पर। लेकिन जंग की एक रात पहले बारिश हो जाती है और कीचड़ की वजह से उसकी तोपें ठीक से चल नहीं पाती, चलती हैं तो मिट्टी में धंस जाती हैं और जंग भी देर से स्टार्ट होती है। और देर से स्टार्ट होने की वजह से प्रूसिया की सेनाओं को मौका मिल जाता है। वह सुबह 11 बजे से लगातार ब्रिटिश सेना से लड़ रहा था और क्योंकि उसकी सेना तेज हमला करने वाली थी इसलिए वो लगातार थक रहे थे। अभी दोपहर 4 बजे के आसपास दूर कहीं धूल के बादल दिखाई पड़ते हैं। नेपोलियन को लगा कि उसकी मदद आ गई, लेकिन ये उसकी मदद नहीं थी, ये प्रूसिया की सेनाएं थीं जो ब्रिटिशर्स की सहायता के लिए पहुंच गई थीं। अब उसे 2 सेनाओं से लड़ना था और यही वो पल था जब पूरा गेम पलट गया। आखिर में नेपोलियन अपनी इलाइट सेना को उतार देता है जिनका नाम था इंपीरियल गार्ड्स, और इस सेना ने आज तक कभी हार का मुंह नहीं देखा था। इंपीरियल गार्ड्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो ब्रिटिशर्स के नज़दीक पहुंचते हैं ब्रिटिशर्स उन पर क्लोज रेंज फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और इंपीरियल गार्ड्स पहली बार पीछे हटने लगे। वो भाग खड़े हुए और इसी के साथ फ्रांस बिखर गया। नेपोलियन समझ गया था कि एवरीथिंग इज़ ओवर। नेपोलियन पेरिस की तरफ भागता है, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे एक बार फिर सेंट हेलेना नाम के आइलैंड पर भेज दिया गया मरने के लिए। और वही इंसान ने एक वक्त पर दुनिया हिला दी थी, आज अकेला बैठा समुंदर देख रहा था। उसी द्वीप पर 1821 में नेपोलियन की मौत हो जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।